सुबह के 8:30 बज रहे थे जब भटनागर की कार मुंबई सेशन कोर्ट के सामने रुकी। कोर्ट की बिल्डिंग एक बड़ी सफेद इमारत थी, 3 मंजिला, चारों तरफ पेड़ और सामने एक बड़ा तिरंगा जो हवा में लहरा रहा था। बिल्डिंग के ऊपर एक घड़ी लगी थी जो ठीक 8:30 बजा रही थी। उसकी टिक टिक पूरे चौक में गूंज रही थी। सीढ़ियां चौड़ी और सफेद संगमरमर की बनी हुई थीं और उन पर पहले से कई लोग चढ़ रहे थे। वकील काले कोट में, पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में और कुछ आम लोग सादे कपड़ों में। रोहन कार से उतरा। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें डायरी थी। उसके कंधे झुके हुए थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो उस रात आई थी जब उसने अपने पिता की डायरी पहली बार पढ़ी थी। वो चमक जो 20 सालों के अंधेरे में जलती रही थी। उसने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और अपने पिता की तस्वीर को छुआ। वो तस्वीर जो उसकी मां ने दी थी, वो तस्वीर जिसमें विक्रम मुस्कुरा रहे थे। प्रिया और आन्या भी कार से उतरीं। दोनों ने सादी साड़ियां पहनी थीं। प्रिया ने हल्की नीली साड़ी पहनी थी और उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। वो रोहन के लिए डरी हुई थी, मगर वो जानती थी कि आज उसे मजबूत रहना है। आन्या ने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके गले में एक छोटी सी चेन थी। वो चेन उसकी मां की थी जो उसने आज पहनी थी। दोनों रोहन के पास आकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मगर साथ ही एक दृढ़ता भी। भटनागर ने अपनी ब्रीफकेस बंद की और तीनों की तरफ देखा। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया और एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। वो आदमी जानता था कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, तो हम अंदर जा रहे हैं। याद रखना, कोर्ट में सब कुछ कानून के हिसाब से होगा। हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास सच है। बस जरूरत है शांत और संयमित रहने की। देवराज के वकील तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे सवाल पूछेंगे जो तुम्हें गुस्सा दिलाए। तुम शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने सिर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका गला सूख गया था और दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने अपने पिता की तस्वीर को जेब में और कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा दबाया। उसकी हथेली गर्म थी और उसकी उंगलियां रोहन की उंगलियों में फंस गईं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम समझते हैं। आन्या ने दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ भी गर्म थे और उनमें एक ताकत थी। चलो, हम तेरे साथ हैं, हर कदम पर। चारों कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर रोहन का दिल और जोर से धड़कता था। सीढ़ियां बहुत लंबी नहीं थीं, बस 20 सीढ़ियां, मगर उसे लग रहा था जैसे वो किसी पहाड़ पर चढ़ रहा है। ऊपर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। लोग अपने काम पर जा रहे थे। मुंबई की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल चल रही थी और परसों चल रही थी, मगर उसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। कोर्ट के अंदर एक बड़ा हॉल था, संगमरमर का फर्श जो पॉलिश किया हुआ था और उस पर चलने पर जूतों की आवाज आती थी। ऊंची छत पर पंखे लगे थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे और चारों तरफ लकड़ी की बेंचें लगी हुई थीं। दीवारों पर न्याय की देवी की तस्वीरें टंगी हुई थीं, पुरानी तस्वीरें जो समय के साथ पीली पड़ गई थीं। एक तरफ एक बड़ी घड़ी थी जो टिक टिक कर रही थी। वो आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। हॉल में कई वकील अपने क्लाइंट से बात कर रहे थे। कुछ जोर से हंस रहे थे, कुछ गंभीर बातचीत में डूबे हुए थे। एक कोने में एक वकील अपने क्लाइंट को समझा रहा था, चिंता मत करो, हम ये केस जीत लेंगे। कहीं और 2 वकील किसी मामले पर बहस कर रहे थे। भटनागर ने उन्हें एक बेंच पर बैठने को कहा और खुद एक फाइल लेकर कोर्ट के अंदर चले गए। रोहन बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर सांसें अब भी तेज थीं। उसने महसूस किया कि उसकी हथेलियों में पसीना आ गया है। प्रिया उसके बगल में बैठ गई और उसने रोहन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने कहा, मुझे याद है जब तू पहली बार टैक्सी चलाने निकला था, तू बहुत डरा हुआ था, मगर तूने चलाई। आज भी वैसा ही है। डरना ठीक है, मगर रुकना मत। रोहन ने उसकी तरफ देखा। प्रिया, मैं डरा हुआ हूं। प्रिया मुस्कुराई। डर ठीक है, तू इंसान है,
मगर याद रख, तेरे पिता की डायरी तेरे पास है, उनकी तस्वीर तेरे पास है और हम तेरे पास हैं। अन्या दूसरी तरफ बैठी थी। वो चुप थी, मगर उसकी चुप्पी में एक भरोसा था। वो समझ गई थी कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है। उसने बस रोहन का हाथ पकड़ा और उसे देखती रही। 5 मिनट बाद कोर्टरूम का दरवाजा खुला और एक पुलिसकर्मी ने आवाज लगाई। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सब लोग अंदर आ जाए। केस नंबर 447/2026, रोहन राठौड़ बनाम देवराज सिंह। रोहन की सांसें थम गईं। उसका दिल एक पल के लिए रुका और फिर दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगा। ये वो पल था, वो पल जिसका वो 20 साल से इंतजार कर रहा था। वो उठा और कोर्टरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था, मगर उसने कदम नहीं रोके। कोर्टरूम एक बड़ा कमरा था जिसमें लगभग 50 लोग बैठ सकते थे। सामने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था जिस पर जज की कुर्सी रखी थी, लकड़ी की बड़ी कुर्सी जिसके ऊपर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ था और पीछे एक बड़ा काला पर्दा था। कुर्सी के सामने एक लंबी मेज थी जिस पर कानून की किताबें और फाइलें रखी हुई थीं। सामने वकीलों के लिए लकड़ी की बेंचें लगी थीं और पीछे आम लोगों के लिए बेंचें थीं। रोहन अंदर गया और आगे जाकर बैठ गया। वो अपने हाथों को देख रहा था। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने गहरी सांस ली और सीधा होकर बैठ गया। प्रिया और आन्या पीछे की बेंच पर बैठ गईं, रोहन के ठीक पीछे। 2 मिनट बाद जज साहब अंदर आए, जस्टिस सूर्यकांत वर्मा। वो काले कोट और सफेद शर्ट में थे और उनके गले में एक सफेद बैंड लगा हुआ था। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखें तेज थीं। एक अनुभवी जज जिसने अपने करियर में सैकड़ों केस देखे थे। उनकी मौजूदगी से पूरे कोर्टरूम में एक अलग ही माहौल बन गया। सब उठकर खड़े हो गए। जज वर्मा ने अपनी कुर्सी संभाली और बैठ गए। उन्होंने कोर्टरूम में नजर दौड़ाई। पहले भटनागर को देखा, फिर रोहन को और फिर देवराज की तरफ। इसी बीच देवराज अंदर आया। वो एक महंगे ब्लैक सूट में था। उसकी कमीज सफेद थी और उसने एक लाल टाई पहनी थी। उसके पीछे मिस्टर कपूर थे, मुंबई के सबसे मशहूर क्रिमिनल लॉयर। काले कोट में, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। देवराज के चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो उसने हमेशा पहनी थी। वो मुस्कान जो उसने 20 सालों में परफेक्ट की थी। मगर उसकी आंखों में चिंता थी जो वो छिपा नहीं सका। देवराज ने रोहन की तरफ देखा। उसकी नजर में एक धमकी थी, एक ऐसी धमकी जो कह रही थी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो नहीं झुका। उसने देवराज की आंखों में देखा और वहीं खड़ा रहा। जज वर्मा ने हथौड़ा उठाया और टेबल पर मारा। लकड़ी पर लकड़ी की आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंजी। कोर्ट शुरू होता है। केस नंबर 447/2026, विक्रम सिंह राठौड़ की हत्या का मामला। भटनागर उठे और अपनी फाइल खोली। उनकी आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंजी। माय लॉर्ड, ये केस 20 साल पुरानी हत्या का है। 20 साल पहले विक्रम सिंह राठौड़ की हत्या कर दी गई थी। एक ऐसे आदमी की हत्या जो राठौड़ इंडस्ट्रीज का मालिक था और जिसने अपने ही भाई देवराज सिंह के खिलाफ गबन का केस दर्ज करने की तैयारी की थी। कपूर उठकर खड़े हो गए। उनकी आवाज में एक चुनौती थी, मगर वो पेशेवर थे। माय लॉर्ड, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरा मुवक्किल देवराज सिंह एक सम्मानित व्यापारी है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई अपराध नहीं किया। ये मुकदमा उसके खिलाफ एक साजिश है। एक ऐसे लड़के ने दायर किया है जिसने खुद अपनी पहचान छिपाई और फर्जी नाम से जीवन बिताया, जिसने आर्यन वर्मा के नाम से एक फर्जी पहचान बनाई और उसी पहचान के सहारे इस केस को तैयार किया। सवाल ये है कि ऐसे आदमी पर कैसे यकीन किया जा सकता है जिसने खुद झूठ बोला हो। भटनागर ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि देवराज सिंह ने उसके पिता को मारा था और वो उसे भी मार सकता था। उसने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला, मगर वो झूठ सच को सामने लाने के लिए था। जज वर्मा ने दोनों वकीलों की बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने रोहन की तरफ देखा। क्या आप रोहन सिंह राठौड़ हैं? रोहन उठकर खड़ा हो गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर उसकी आवाज साफ और स्थिर थी। हाँ, माय लॉर्ड, मैं रोहन सिंह राठौड़ हूं, विक्रम सिंह राठौड़ का बेटा। जज ने चश्मा लगाया और उसे ध्यान से देखा।
एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ चमका, शायद पहचान, शायद सहानुभूति। आपको आज गवाही देनी है, आप तैयार हैं? रोहन ने गहरी सांस ली और अपने पिता की तस्वीर को अपनी जेब से छुआ। वो अब भी वहां थी, उसके दिल के पास। हाँ, माय लॉर्ड। कोर्ट में पूरी तरह से खामोशी छा गई। सबकी नजरें रोहन पर थीं, एक युवक जो 20 साल बाद अपने पिता के हत्यारे के सामने खड़ा था। रोहन ने अपने पिता को याद किया, डायरी में लिखे शब्द, वो मुस्कान जो उसने तस्वीरों में देखी थी, वो ताकत जो उसकी मां ने उसे दी थी। दूसरी तरफ देवराज अपनी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कान के पीछे एक डर था। वो अपने वकील से कुछ फुसफुसाया और कपूर ने सिर हिलाया। पहले दिन की कार्यवाही शाम तक चली। भटनागर ने कोर्ट में बेसिक आरोप पढ़े, हत्या, गबन, धमकी, और कहा कि वो कल रोहन की गवाही से शुरू करेंगे। जज वर्मा ने सब कुछ नोट किया और फिर हथौड़ा मारा। अगली सुनवाई कल सुबह 10 बजे। कोर्ट खत्म हुआ और लोग बाहर निकलने लगे। रोहन उठा। उसके पैर कांप रहे थे, मगर वो खड़ा रहा। प्रिया और आन्या उसके पास आ गईं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तूने बहुत अच्छा किया, तू अंदर से मजबूत था। आन्या ने सिर हिलाया। भटनागर सर ने भी बहुत अच्छी शुरुआत की। वो तीनों कोर्ट से बाहर निकल रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, रोहन। आवाज देवराज की थी। रोहन मुड़ा। देवराज सीढ़ियों पर खड़ा था, उसके पीछे कपूर और उनके 2 आदमी। देवराज ने उसी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छी शुरुआत की तूने, मगर यह सिर्फ शुरुआत है, अभी असली खेल बाकी है। रोहन ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। मुझे पता है और मैं तैयार हूं। देवराज हंसा, वो हंसी जो कोर्ट के बाहर की गूंज रही थी। तू सोचता है कि तू जीत जाएगा? तू सोचता है कि यह केस इतना आसान है? देख लेगा, कल तेरी गवाही के बाद तू समझ जाएगा कि असली दुनिया कैसे चलती है। वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। उसके पीछे उसके आदमी और वकील। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसके अंदर एक आग जल रही थी। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। आज का दिन खत्म हुआ रोहन, तूने पहला कदम उठाया, अब कल की तैयारी करते हैं। आन्या ने दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़ा। हाँ, कल तेरी गवाही है, तू उसके लिए तैयार है। रोहन ने अपने पिता की तस्वीर को जेब से निकाला और उसे एक पल देखा, फिर वापस रख लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके होते हैं। हाँ, मैं तैयार हूं। तीनों भटनागर की कार में बैठ गए। कार कोलाबा की तरफ चल दी। पीछे कोर्ट की इमारत धीरे धीरे छोटी होती गई। सामने शाम का सूरज ढल रहा था और आसमान में लाली फैल रही थी। रोहन को लगा जैसे कोर्ट के बाहर की हवा भी अलग थी। वहां न्याय की उम्मीद थी, मगर देवराज के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अभी असली खेल बाकी है। वो जानता था कि देवराज सच कह रहा था। कोर्ट की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, वो तो अभी शुरू हुई थी।